पास सूचना मिल रही थी कि वहाँ पे ट्रकों से वसूली की जाती है। हमारा इस राम राज्य में नरही का प्रभारी स्वयं को तस्करी कराता है, शराब की तस्करी कराता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें हम बात करेंगे खाकी का एक्शन, खाकी में टेंशन। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के बलिया बिहार बॉर्डर से लगे नरही थाना क्षेत्र के भरौली गोलंबर पर अवैध वसूली की सूचना पर एडीजी जोन वाराणसी और दिग आजमगढ़ में सादी वर्दी में छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान यहां से ट्रकों से वसूली कर रहे 2 पुलिसकर्मियों व 16 दलालों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पूरे कोरंटाडीह पुलिस चौकी की टीम व नरही थाने के थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है। छापेमारी के दौरान 37,500 रुपए के साथ 14 मोटरसाइकिल, 25 फोन, वसूली के 2 रजिस्टर भी बरामद किए गए हैं। नरही थानों में एसओ के रूम समेत कई कमरे सीज कर दिए गए हैं। इस पूरे मामले में 8 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है। इस दौरान नरही थाने में थानाध्यक्ष सहित कई कमरों को सील भी किया गया। सदन में ये बात लिखी हुई है मेरी। मैंने कहा कि दरोगा स्वयं कहता था इस बात को कि मैं ऊपर तक पैसा पहुंचाता था। मैंने कहा सदन में ही, ऊपर तक के कौन लोग हैं जो पैसा लेते हैं। उसी समय सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था कि जब दरोगा कह रहा है कि नीचे से ऊपर तक पैसा पहुंचाता हूं, मेरा कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता। मेरी बात आज भी मौजूद है और सदन में नोट है। तो जब एक विधायक इतनी बड़ी बात कह रहा है तो उसकी जांच कराने से दरोगा ऐसे थोड़ा कह रहा है। निश्चित रूप से दरोगा ने कहा कि मैं नीचे से ऊपर तक पैसा पहुंचाता हूं। कहां तक पैसा पहुंचाता ये अब ये सरकार के ऊपर है। अगर पाक साफ बनना चाहती है तो पता करे कौन कौन अधिकारी और कौन कौन लोग इसमें जनप्रतिनिधि इसमें लिप्त हैं, उनका पता करे ना ये सरकार। मैं तो कहता हूं, आज भी कह रहा हूं और सदन में भी मैंने ये बात कही थी, छिपी हुई नहीं है कि इसमें सभी लोग इन्वॉल्व हैं। दरोगा ने खुद कहा कि मैं नीचे से ऊपर तक पैसा पहुंचाता हूं। ऊपर कहां तक पैसा जाता था ये सरकार का काम पता लगाना। विपक्ष तो अपनी बात रख रहा है और आज भी रख रहा हूं कि निश्चित रूप से ये 1.5 करोड़ रुपए ही मानते हैं महीने का, तो 1.5 करोड़ रुपया अकेले दरोगा के बस का नहीं है कि छिपा पाता। महोदय एवं मेरे द्वारा सादे वस्त्रों में नरही क्षेत्र में बिहार और उत्तर प्रदेश का जहाँ पे बॉर्डर पड़ता है, भरौला तिराहा, एक भरौली तिराहा, वहाँ पे जो वाहन आते हैं, जो ट्रक आते हैं, ये कुछ समय से हम लोगों के पास सूचना मिल रही थी कि वहाँ पे ट्रकों से वसूली की जाती है। पुलिसकर्मी उसमें संलिप्त हैं। उसकी पहले रैकी की गई एडीजी जोन बनारस सर द्वारा और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से, और फिर उसे अच्छे से प्लान करके उसमें रेड की गई। उसमें काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो दलाली करते थे। पुलिस के साथ मिलके 2 पुलिसकर्मी अरेस्ट हुए हैं, 2 कांस्टेबल्स अरेस्ट हुए हैं। 3 पुलिसकर्मी उसमें मौके से वो भाग गए। और उसी के आगे, भरौली तिराहे के आगे जो कोरंटाडीह चौकी पड़ती है, वहाँ पे भी हम लोगों ने चेक किया तो वहाँ पे भी अवैध वसूली की जा रही थी। वहाँ से भी मौके से एक सिपाही की अरेस्टिंग हुई है और एक प्राइवेट कर्मी, एक व्यक्ति थाने पे जो काम करता था, वो मौके से भाग गया। कुल मिला के 16 दलालों की गिरफ्तारी हुई है और 2 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें पूरे चौकी कोरंटाडीह को सस्पेंड किया गया है। बलिया भरौली गोलंबर पे जो डीआईजी और एडीजी एसएचओ नरही और सीओ को निलंबित कर जो बिजनेस टीम की जांच लगाई गई है, संपत्ति की जांच होगी। ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा एक्शन लिया है। जिस तरह से ये डीआईजी और एडीजी की कार्रवाई हुई है, मौके से 2 आरक्षी पकड़े गए हैं, बाकी 3 आरक्षी वहाँ से फरार हो चुके थे। ये कार्रवाई से यहाँ के जो फेफना विधायक संग्राम सिंह यादव हैं, उन्होंने अपने सदन में 6 फरवरी को, यानी 6 माह पहले, ये सदन में इस बात को, नरही थाने के जो एसएचओ हैं उनकी शिकायत, इस बात को अपने सदन में रखा था। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि ये उच्च अधिकारियों की हनक नहीं रही। उनका साफ कहना है कि मैंने शिकायत पुलिस अधीक्षक से भी की थी इसके पूर्व में, फिर उसके बाद से मैंने इस बात को सदन तक पहुंचाया था। लेकिन 6 महीने के बाद जो ये कार्रवाई है, इससे भी मैं नाराज़ हूं। इससे पहले
यहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं ये अगर कार्रवाई शुरू से कर दिए होते, ये एक बड़ी कार्रवाई शुरू से हो गई होती, तो आज लोगों को मकान बनाने में और बालू जिस तरह से अवैध वसूली को देखा जा रहा है इसमें, तो इसमें महंगाई नहीं बढ़ती। इसको साफ देखा जा रहा है कि संग्राम सिंह यादव इसमें बालू की जो अवैध वसूली हो रही थी वो बता रहे हैं कि लोगों को मकान बनाने में तकलीफें होती थी और इस वसूली से लोगों तक बालू सही किराए पे नहीं पहुंच पाता था, दोगुना कीमत देना पड़ता था। बलिया से कृष्णकांत। और इस मामले पे सपा विधायक संग्राम सिंह ने सदन में ये मामला 6 महीने पहले उठाया था और क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुना देते हैं। साथ ही साथ अखिलेश यादव का भी इस पर बयान है, क्या कुछ है सुन लेते हैं। बस्ती है, बिहार के बादल को छुट्टी है। एक नरही थाना है हमारा इस राम राज्य में। नरही का प्रभारी स्वयं तस्करी कराता है, शराब की तस्करी कराता है, अवैध बालू का खनन कराता है और जो बालू गरीबों के लिए उपलब्ध होता है मकान बनाने के लिए बिहार से आता है, इस पर पुलिस का टैक्स लगा करके और कहता है मुझे कोई हटाने वाला नहीं है, क्योंकि मैं तो नीचे से ऊपर तक पैसा देता हूं। वो किसको देता है वो जाने, दरोगा जाने और ऊपर के लोग जाने। तो मैं आपसे मांग करना चाहता हूं इस तरह के टैक्स न लगा करके गरीबों की सहूलियत पैदा की जाए ताकि वो अपने मकान बना सके। तो स्वास्थ्य विभाग वो दिखाई दे रहा है और कितना भ्रष्टाचार होगा उसमें पता ही नहीं। ये तो कुछ खुल रहे हैं और ये खुल इसलिए रहे हैं मोहरा रहे हैं। जो हाँ, तो आपको बता दें कि खाकी का फिलहाल ये एक्शन जो है वो देखने को मिला है और 16 लोगों को करीब निलंबित किया गया है। और इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से सपा विधायक ने पहले ही ये मामला उठाया था, सवाल ये है कि आखिर जिस तरीके, ये तो सिर्फ एक जिले का मामला है, ऐसे कई जिले हैं जहां पर इस तरीके की अवैध वसूली होती है और वहां पर किस तरीके से कार्रवाई होगी और ये किस तरीके का संदेश जनता के बीच में जा रहा है, ये भी बड़ा विषय है। आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। प्रदीप मिश्रा बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अरुण अवस्थी जी इनपुट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कृष्णकांत पांडे बलिया से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कृष्णकांत जी, सबसे पहले तो क्या कुछ ये पूरा मामला रहा, विस्तार से जानकारी दीजिए और इस पर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? जी हाँ, बेशक बता दें आपको, जो ये कार्रवाई हुई है डीआईजी और एडीजी की जो संयुक्त टीम सादे वस्त्र में और रात को ये 1:30 बजे की जो कार्रवाई हुई है, इसमें लगातार अभी पुलिस महकमा ये जो लग रहा है कि जैसे कि डीआईजी और एडीजी रात को 1:30 बजे पहुंचे हैं और बिना कोई गाड़ी से वहां ट्रक पर बैठकर वहां भरौली से करुंटा तक गए हैं और वहां पे देखा जाए कि इनकी टीम, पूरी संयुक्त टीम ने वहां पे छापेमारी है, जहां मौके से 2 पुलिसकर्मी पकड़े गए हैं, बाकी 3 पुलिसकर्मी भागने में सफल हो गए हैं। को भी पकड़ा गया। जैसा कि बताया जा रहा है कि देर रात कार्रवाई में भी डीआईजी और एडीजी के संयुक्त जो ये टीम से कार्रवाई से पूरी जो बलिया पुलिस है यहाँ पे इसमें खलबली मची हुई है। लगातार जो बॉर्डर पे ऐसा अगले 48 घंटे पहले बैरिया बॉर्डर पे भी शराब की तस्करी वहां से होके जा रही थी, जहां बिहार पुलिस ने पकड़ी थी उसको, जिसको और वैभव कृष्ण डीआईजी ने उसे संज्ञान में लेते हुए रात को धर्मवीर जो भैया उनको एकदम सफल रहा। जैसा देखा जाए कि योगी आदित्यनाथ का जो जीरो टॉलरेंस जो ये है, इसमें एसपी, पुलिस अधीक्षक और एडिशनल एसपी भी हटाए गए और सीओ और जो एसएचओ हैं उनको निलंबित कर उन पर जो विजिलेंस की टीम है उन पे जांच करेगी और आय संपत्ति जितनी संपत्ति है उन पे इन विजिलेंस की टीम द्वारा जांच कराई जाएगी। बिल्कुल, वापस आते हैं इनपुट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए अरुण अवस्थी जी। अरुण जी, कैसे देख रहे इस पूरे मामले को, जिस तरीके से एडीजी और डीआईजी द्वारा ये छापेमार कार्रवाई की गई है, थानाध्यक्ष समेत करीब 18 लोगों को पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है, निलंबित किया गया है। ये एक बड़ी कार्रवाई है क्योंकि जिस तरीके से अवैध वसूली चल रही थी, 5-5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए की अवैध वसूली की जा रही थी, किस तरीके का मैसेज समाज को देने की कोशिश कर रहे थे ये पुलिसकर्मी?
ये सी बहुत अच्छा सवाल है तुम्हारा। और निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जो कार्यवाही एडीजी जोन वाराणसी और डीआईजी आजमगढ़ के द्वारा की गई वो अच्छी कार्रवाई थी। और कार्रवाई की अगर बात करें तो एक ऐसे संगठित गिरोह जो अवैध वसूली में लिप्त था उसको पकड़ा है, उन पे कार्रवाई हुई है। लेकिन जैसे इस कार्रवाई करने में सरकार ने देर कर दी, क्योंकि जो मामला सपा विधायक द्वारा 6 महीने पहले उठाया गया था, अगर उसी समय इसकी जांच कर ली गई होती तो संभव है ये वसूली का पर्दाफाश 6 महीने पहले हो गया होता। इस तरीके से तो जो जिस एसओ की बात विधानसभा के अंदर सपा विधायक कर रहे थे और उनका साफ कहना था कि एसओ साफ साफ कहता कि मेरा कोई ट्रांसफर नहीं करा सकता है, मैं पैसा ऊपर से नीचे तक देता हूं, मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर उसी समय इस मामले के इनपुट इकट्ठा किए गए होते और इस पर कार्रवाई की गई होती तो मुझे लगता है कि एक बड़ा पर्दाफाश होता और सरकार की उस समय तारीफ हो रही होती। तारीफ अभी भी है, अधिकारियों ने बड़ा काम किया है, लेकिन जिस मामले को सारे लोग जान गए, विधानसभा में पहुंच गया, उसके 6 महीने बाद जब कार्रवाई होती है तो उस कार्रवाई पे प्रश्न चिन्ह भी लगता है। और मुझे लगता है कि ये वही प्रश्न चिन्ह है जिसमें पुलिस पर कार्रवाई करती है, पुलिस भाग रही होती, पीछे से दूसरी पुलिस उनको दौड़ा रही होती है, उसके बाद जो पकड़े जाते हैं उनका खुलासा होता है, एक संगठित गिरोह का खुलासा होता है, अवैध शराब का परिवहन हो रहा होता है, अवैध बालू का परिवहन हो रहा होता है, खुलेआम आरोप लग रहे होते हैं कि 500 रुपए प्रति वाहन से वसूली होती है, 1000 के लगभग वाहन प्रतिदिन उस स्थान से निकल रहे होते हैं। यूपी और बिहार का बॉर्डर है ये थाना, और उस थाने के क्षेत्र के अंतर्गत ये बड़ा काम हो रहा था, वर्षों से हो रहा होगा। और जब पकड़ में आया तब सिर्फ यही कहा जा सकता है कि एक बड़ी कार्रवाई है, लेकिन मैं इसे बड़ी कार्रवाई नहीं मानता। मैं बड़ी कार्रवाई तब मानता जब 6 महीने पहले एक कार्रवाई हो जाती और इन पुलिसकर्मियों पर एक ऐसी कार्रवाई होती, एक ऐसा अनुशासन का चाबुक चलता जिसको लोग एक तरीके से उदाहरण देते। हालांकि उदाहरण अभी भी देंगे, अधिकारियों ने बड़ा काम किया, ट्रक से बैठ के सादी वर्दी में जाके एक बड़ा काम किया है, लेकिन ये काम और पहले होता तो इसकी और सराहना हो रही होती। बिल्कुल। अब वापस आएंगे अरुण जी आपके पास। सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुनील त्रिपाठी जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? कहीं ना कहीं पुलिस जिस तरीके से डीजी और डीआईजी द्वारा छापेमारी की गई है, सराहनीय कार्य है, लेकिन सवाल अभी भी यही उठता है कि 6 महीने पहले जब सपा विधायक संग्राम सिंह द्वारा सदन में ये मुद्दा उठाया गया तो उस वक्त क्यों कार्रवाई नहीं की गई, या उस वक्त क्यों इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया? देखिए एसी जी, हर अफसर भ्रष्ट नहीं है, हर अफसर ईमानदार नहीं है। मैंने अपने 30-35 साल के जीवन में देखा है जिनको पैसे की प्रायोरिटी है, कुछ ऐसे जिनको सेवा प्रायोरिटी है। आज जो ये घटना हुई है, मैं दोनों अधिकारियों को धन्यवाद देना चाह रहा हूं, भले 6 महीने बाद हुई है, कम से कम उन्होंने एक हिम्मत जुटाई, जनता को एक संदेश दिया। जैसे मुख्यमंत्री जी ने भी 2 दिन पहले मीटिंग में कहा था कि ऐसे लोग बक्से नहीं जाएंगे। जनप्रतिनिधियों से कहा कि आप साथियों समेत हमको अवगत कराइए। तो मैं तो मानता हूं निश्चित रूप से कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी के उस आदेश का ये पालन हो रहा है और होना भी चाहिए। एक आईएएस थे, मैं नाम तो नहीं ले रहा हूं, यहाँ आप समझ रही होंगी, वो जिला सीतापुर के डीएम रहे, वो भी यही काम करते थे कि मिट्टी तेल की दुकान में जाके लाइन लगे और कोटेदार की हकीकत देखी कितना भ्रष्ट है। आज इस प्रदेश को ऐसे ही अफसरों की आवश्यकता है कि आप भेष बदल करके स्थल जाइए और सच्चाई देखिए। इसी जी, हम लोग क्राइम रिपोर्टिंग करते थे, 2:30-3 बजे रात निकलते थे लखनऊ के हालात देखने के लिए, लखनऊ में क्राइम कैसे हो रहा है, और बहुत कुछ चीजें लिखते थे अखबारों में, उस पे एक्शन होता था। अगर हम यहां से निकल के बाहर नहीं जाएंगे तो बाहर क्या हो रहा है? और भारतीय जनता पार्टी जो लॉ एंड ऑर्डर बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर कभी ऐसे ही रही है कि कुछ ऐसे पुलिसकर्मी रहे कि जिन्होंने एकदम पार्टी को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। थानों का व्यवहार ऐसा रहा कि आगे दलाल घूम रहे हैं, ये तो एक वानगी मात्रा है। आप कई बारों में देख लीजिए, ऐसी कई घटनाएं मिलेंगी, लेकिन ऐसे अफसर तो होने चाहिए कि जिनको कम से कम ट्रक में बैठने का मौका हो। यहाँ तो एसी से लोग निकलने पसंद नहीं करते हैं, तो कौन जाएगा वहां ट्रक में बैठ दे करके? और जाएगा तो फिर स्विट्जरलैंड में जमीन कैसे खरीदी जाएगी? ये भी एक प्रश्न है सी जी।
मैं इस बात के लिए उन अधिकारियों को एक बार फिर धन्यवाद देता हूं और अफसोस निवेदन करता हूं कि आप जनहित में, राष्ट्र हित में ऐसे ही छापा मारिए और जाके देखिए, चाहे विकास कार्य हो और चाहे पुलिस कार्य हो। अगर आप नहीं देखेंगे तो निश्चित रूप से सरकार की छवि अच्छी नहीं होगी। बिल्कुल। वापस आते हैं आपके पास संग्राम सिंह जी, विधायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फेफना विधानसभा से। बहुत बहुत स्वागत है संग्राम सिंह जी। जो मामला आपने 6 फरवरी को सदन में उठाया, यानी कि 6 महीने पहले, और कार्रवाई उस पर अब हुई है, और ये बड़ा सवाल है कि आपने जब ये मामला उठाया उसके बावजूद भी इतनी देरी से कार्रवाई क्यों हुई, उस समय इसको गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया? क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पर? मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि 6 महीने पहले जब मैंने इस मामले को उठाया था, सरकार के सामने इस बात को रखा था, और उसके बहुत पहले से ये काम चल रहा था। ये गरीब हमारी जो जनता है उसकी कमाई का गाढ़ी कमाई का पैसा, और पुलिस इसकी डकैती कर रही थी। जबरदस्ती ट्रक वालों को खड़ा करना और खड़ा करके सबसे पैसा वसूलना। और जो नया पुल अभी बना बिहार और उत्तर प्रदेश का, उस पुल पे 300 400 ट्रकों की लाइन लगती थी। ये पूरे इलाके में, मैं वही नरही थाने के इस इलाके में भरौली से थोड़ी दूर आगे कोरंटाडी चौकी है, उसी के बगल में बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ। यहाँ पूरी ट्रकों का जाम लगता था, और इसको मैंने स्वयं जाकर के कप्तान से कहा था कि इस तरह की कार्रवाई हो रही है, आप जाइए। उन्होंने केवल अधिकारियों को भेजा, और भेज करके कुछ अपने लोगों से बयान लेकर के कहा कि ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है। अब जब एडीजी साहब ने इस बात को संज्ञान में लिया है, अब उन्होंने खुद कहा कि 1000 ट्रक रोज पार होते थे, 500 रुपया उनसे लिया जाता था। और जब आपसे बताऊं, इतनी तकलीफ थी यहाँ हमारी जनता को, जनता हमारी, जब शादी का मामला था, एक लड़का शादी के लिए चला, वो सवेरे 5 बजे तक भोर तक नहीं पहुंचा, और वो शादी टूट गई इस वजह से कि यहाँ जाम लगा हुआ था इन पुलिस वालों की वजह से। ये एक तरह से डकैती थी, आपसे बताएं। आज और पहली बार हमने अपने जीवन काल में ये देखा है, राजनीतिक जीवन में, कि पुलिस को देख के पुलिस भाग रही है। बड़े अधिकारी जब आते थे तो मैंने देखा था कि उनका स्वागत होता था, और उनको उनके स्वागत में वहां का दरोगा पूरा थाना छोड़ के फरार हो गया। और आपसे मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ कितने मरीज मर गए केवल इस जाम से, और अधिकारियों को जू नहीं रही। और आप ये समझिए कि 6 महीने बाद ये कार्रवाई हो रही है, इवन पुनः सदन चलने जा रहा है 29 तारीख से। तो सदन में मैं मामले को पुनः उठाता इस बात को, जब पहला सदन चला उससे लेकर के इस सदन तक कार्रवाई नहीं की गई। जो बातें हम लोग उठाते हैं सदन में, प्रतिपक्ष ईमानदारी से कोई बात कहता है तो निश्चित रूप से सरकार को, प्रतिपक्ष और सत्तापक्ष दोनों एक गाड़ी के पहिए होते हैं, उनकी बात को अगर निश्चित रूप से हमारी बात देखिएगा, मेरा वर्जन निकाल के देखिएगा, अगर उस बात पे संज्ञान लिया गया होता तो उसी समय ये सारे लोग पकड़े गए होते, और जनता की गाड़ी कमाई 5 लाख रुपया नहीं 15 लाख रुपए की वसूली यहाँ हो रही थी। मैं कहता हूँ केवल बालू से एडीजी साहब ने पकड़ा, शराब की तस्करी। मैं आज आपके सामने कहता हूँ, शराब जो भी हमारे बलिया बॉर्डर के थाने हैं उन पे, हाँ, इन थानों के बगल में नदी के किनारे गोदाम बने हैं आबकारी के। क्यों बने हैं ये आबकारी के गोदाम? और इससे पहले कितना शराब बिकते थे, और आबकारी विभाग इतनी शराब कहाँ से बेच पा रहा है? ये अभी चल रहा है शराब का तस्करी बैरिया में। अभी आपसे बताऊं, मेरे पास उसका पूरा रिकॉर्ड है। बैरिया से लाखों की तस्करी, लाखों शराब की तस्करी रोज प्रतिदिन हो रही, उसका संज्ञान अभी पुलिस ने नहीं लिया। बालू का अवैध खनन हो रहा है, सड़कें हमारी खराब कर दी गई, कोई बालू का ठेका नहीं है। हमारी इस सड़क से रामगढ़ का डेरा एक सड़क जाती है, उसको पूरी तरह से रद्द कर दिया गया, पूरी तरह से सड़क चौपट हो गई, लोगों के आने जाने लायक नहीं है। और हमारे जो ये पुलिस कर्मी थे, इस तरह से डकैती डालते थे जैसे लगता था कि इनका पूरा अधिकार है। अरे सारा माने चाहिए, तनख्वाह सरकार देती है, आप 1.5 करोड़ रुपया केवल बालू से कमा रहे थे। 15 लाख रुपए प्रतिदिन की वसूली थी। मैं आज आपके टीवी के माध्यम से बताना चाहता हूं पूरे प्रदेश को, 15 लाख रुपए प्रतिदिन की कमाई थी इस नरही थाने से। आज मैं थाने से गुजर के आया तो आज थोड़ा शांति है, सड़कें अपने आराम से चल रही हैं, आराम से जा रही हैं। लेकिन ये क्यों इतना लेट हुआ है? किसी विधायक के कहने के बाद, सदन में उठाने के बाद भी इतनी देर क्यों की गई? और इतने दिनों में हमारी जनता की गाड़ी कमाई, फिर भी संग्राम जी देर आए दुरुस्त आए,
और कार्रवाई देर से ही हुई, लेकिन कम से कम हुई तो ये भी कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। प्रदीप जी का रुख कर लेते हैं जरा। प्रदीप जी, खाकी को देखकर खाकी की टेंशन जो है वो साफ नजर आई, जिस तरीके से पूरा का पूरा थाना जो है वो निलंबित हो गया है, एसओ जो है वो फरार हो गए हैं, और जिस तरीके से ये अवैध वसूली का खेल चल रहा था, जैसा कि अभी संग्राम जी ने बताया कि उन्होंने सदन में ये मुद्दा उठाया, तब क्योंकि अब वो ये भी मान सकते हैं कि भैया विपक्ष के नेता हैं, किसी ने सीरियसली नहीं लिया। उसके बाद अब जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पर? जी, के न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। संग्राम सिंह जी की जो मुद्दा था, जो संग्राम सिंह ने जो आवाज सदन में उठाई, उस पे जो है सरकार, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई करते हुए एडीजी वाराणसी एवं डीआईजी आजमगढ़ 6 महीने लग गए संदेश पहुंचते पहुंचते, या हुजूर आपको देर हो गई आते आते? मैडम, हमारी बात तो सुनाइए। ये सरकार उसी दिन से इस कार्रवाई करने के लिए वहां पे कई जगह कई बार उन्होंने जो है जांच कराई गई, ठीक है, तत्परता से। फिर जब वहां पे कोई प्रकरण ऐसा संज्ञान में नहीं आया, कोई चीज जानकारी ऐसी सामने नहीं आई, उस रात में स्थिति होती कि एडीजी और डीआईजी को छापा मारना पड़ता है। तो फिर रंगे हाथे जो पकड़े गए, उसमें आप देखिए सभी प्रकरण सबके सामने हैं। 2 पुलिसकर्मी निलंबित हुए हैं, आपके सीओ निलंबित हुआ है, एसएचओ निलंबित हुआ है, 18 पुलिसकर्मी निलंबित हुए, सबके मुकदमे हुए हैं। और इस पे जो है आय की संपत्ति की भी जांच हो रही है। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई करते हुए, ये बलिया ही नहीं, हम सभी जिलों की बात कर रहे हैं। संग्राम सिंह जैसे अन्य जिलों से भी हमारे विधायक हैं, जो भी विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, कोई भी जो जन सामान्य व्यक्ति है, अगर कोई भी ऐसा मुद्दा लेके आता है कि कहीं कहीं पे जो है वसूली हो रही है, कहीं लूट हो रही है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के संज्ञान में लाए, हमारी सरकार सख्त सख्त कार्रवाई करेगी। ये बलिया ही नहीं है, हम सभी जिलों की बात करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में लूट डकैती ये जो है स्वीकार नहीं है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ये कभी नहीं स्वीकार करेंगे। प्रदीप जी, जो अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होगा उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, वो बात तो ठीक है आपकी कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और की भी जा रही है। आपने कहा कि हम तत्परता के साथ उस पर कार्रवाई हुई। तत्परता में 6 महीने लगते हैं, तो जब तत्परता नहीं दिखाई जाती होगी तो कितना समय लगता होगा, मैं ये समझना चाहती हूँ आपसे। माननीय विधायक जी का जो प्रकरण आज दिखाया गया है, माननीय विधायक जी 6 माह पूर्व से ये प्रकरण माननीय विधानसभा में भी ये प्रकरण लाए थे। उसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा मैडम, उसमें फिर वो जांच करवाई गई, जांच में ये संलिप्तता लोगों की नहीं पाई गई। उसके बाद ये स्थिति उत्पन्न होती है, डीआईजी एडीजी को रात में जाके वहां रगे हाथों पकड़ना पड़ता है। ये माननीय विधायक जी के ही जो सदन में मुद्दा उठाए थे उसी की कार्रवाई। अब उसमें आम आदमी की संलिप्तता, ट्रक ड्राइवरों की संलिप्तता, वहां पे जो है ठेकेदारों की संलिप्तता। तो जब चीजें काफी दिन से चीजें चल रही थी, इसको सरकार गंभीरता से समझते हुए इतनी बड़ी कार्रवाई करने के लिए एडीजी और डीआईजी को रात में लगाया गया। किसके कहने पर लगाया गया? माननीय योगी आदित्यनाथ जी जीरो टॉलरेंस के तहत सरकार चला रहे हैं, इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी संलिप्त होगा, नीति पर वापस आएंगे। संग्राम सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन संग्राम जी वापस आएंगे आपके पास। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते वसूली की जाए। हमारा इस राम राज्य में नरही का प्रभारी स्वयं तस्करी कराता है, शराब की तस्करी कराता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बातचीत कर रहे हैं खाकी का एक्शन, खाकी में टेंशन, बलिया का जो मामला निकल कर सामने आया, जहां पर अवैध वसूली में एडीजी और डीआईजी ने कार्रवाई की है। और कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्र प्रकाश है कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं आप। चंद्र प्रकाश जी सुन पा रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि योगी जी के संज्ञान में आने के पश्चात निर्णय कैसे लिया जाता है, न्याय कैसे होता है, ये पूरा भारत का नागरिक, एक एक नागरिक देखता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार क्या हमारे राजनेता नहीं करते?
अखिलेश यादव जो लैपटॉप बांटते हैं मुस्लिम समाज की बेटियों को, कहते हैं ये हमारी बेटियां हैं। क्यों हिंदू की बेटी आपकी बेटी नहीं है, आपकी बहन नहीं है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार हमारे राजनेता भी करते हैं और इन पर अंकुश लगना चाहिए। और अब तो दिल्ली की अदालत में पहुंच गए, अब तो भाव कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे हैं उनके। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना कब लाएंगे? आप झूठ परोस करके आप जो है राजनीति में आगे बढ़े हैं। आप अगर MP बने हैं तो झूठ की वजह से बने हैं। आपने बिल्कुल उत्तर प्रदेश की जनता को ठगा है और ठग करके उनके वोट ले गए। आपके साथी ने ये कहा था कि 8500 रुपए हम हर एक महिला को देंगे। क्या महिलाओं को 8500 रुपए दिए? चंद्र प्रकाश जी, रुपए नहीं दिए? शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। सुरेश अवस्थी जी हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अपनी बात रख सकते हैं आप। ठीक है, संपर्क टूट गया, फिर से हमें संपर्क कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। और जिस तरीके का ये मामला निकल कर सामने आया, जहां पर डीआईजी और एडीजी ने आधी रात में भेष बदलकर छापेमारी कार्रवाई की है और कहीं ना कहीं इसकी तारीफ तो हो ही रही है, लेकिन सवाल ये है कि सपा विधायक संग्राम सिंह ने जब सदन में 6 महीने पहले इस मुद्दे को उठाया था तो कार्रवाई अब क्यों हुई है? पहले इस मामले को गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करें, क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल ये भी है कि ये तो सिर्फ एक जिले का मामला है। बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर इस तरीके की बात वसूली हो रही है, तो वहां पर कार्रवाई कब होगी, ये भी बड़ा सवाल है। इसी पर चर्चा मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुब्रत त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं, पूर्व डीजी। सुब्रत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहते हैं? खाकी ने जिस तरीके का एक्शन दिखाया और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एसओ जो है वो फरार चल रहे हैं और एक बड़ी कार्रवाई एडीजी और डीआईजी द्वारा की गई है, क्या कुछ कहना है इस पर, इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, कार्रवाई सराहनीय है, स्तुत्य है, पूजनीय है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है कि दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि इंडिया के हर थाने में सरकार किसी की भी हो, पार्टी कोई भी हो, ये चिरंतन काल से चली आ रही। मैं सनातन युग तो नहीं करता, लेकिन हम 77 में मैंने नौकरी चालू किया, तब से दुनिया जानती है कि जो सुब्रत जी का थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए प्लीज। सारी दुनिया जानती है जो थाने चल रहे हैं, नरही थाना जैसे हुआ, जैसे सैयद रजा थाना हुआ, जलही में से क्या नाम है वो, जलही में जैसे साहिबाबाद थाना हुआ। हर जिले में 2-3 थाने ऐसे हैं जहाँ की करोड़ों में आमदनी है। ये मैं जब आम जनता जानती है, सारे पब्लिक जानते हैं, तो कौन नहीं जानता है? इस पर कहीं न कहीं एक विशिष्ट रणनीति पूरे यूपी के बच्चे बनानी होगी। जो हुआ है वह बहुत प्रशंसनीय है, जितनी प्रशंसा की जाए कम है, लेकिन ये यहीं पर रुकना नहीं चाहिए। ये हर जिले में 2-4 ऐसे अति महत्वपूर्ण थाने हैं जहाँ की पोस्टिंग करना वहाँ के एसपी के लिए भी बहुत बड़ी रस्साकसी होती है। ये लोग इतने मजबूत हो चुके हैं कि हर सरकार वहीं बैठे होंगे। जरा वहाँ जो सिपाही दरोगा थे उनकी खाली हिस्ट्री मंगा के देख ली जाए, कि आखिर ये लोग पोस्टेड कैसे हुए। इन लोगों को वही लोग प्राय घूम टहल करके 10, 20, 25 थाने एक कमिश्नरी में होते हैं, उसी में कैसे फिर पोस्ट रहते हैं। एक बार श्री राम अरुण जी डीजीपी थे, उन्होंने पूरे प्रदेश के सारे महाभ्रष्ट लोगों की सूची बनवाई और उसमें उनको दूसरे दूर जिलों में फेंका गया और 3 महीने के अंदर फिर वे लोग अपने अपने उन्हीं अड्डों पर फिर पहुंच गए, गिने चुने अड्डों पर। यह जो है, यह एक थाने की समस्या नहीं, सब जेल भेज दिया जाए। यह प्रयास, असफल प्रयास डीजी ऑफिस तक पर
इन खुराफाती लोगों को भगाने के किए जा चुके हैं। आज से नहीं, डीजी ऑफिस में और लिस्ट बनी होगी, श्री राम वरुण जी के कार्यकाल के सर्कुलर निकाले जाएं, बकायदे लिस्ट बनी है, बकायदे सूची बनी है। उस सूची में सैकड़ों ऐसे नाम है जो कि अभी रिटायर नहीं हुए होंगे और आज भी महत्वपूर्ण जगहों पर तैनात है। एक कॉकस है जो कि अपने मनचाहे नेतागिरी से, राजनीति से, हर थाने में कुछ कारखास होते हैं। वे कारखास की एक जैसे जमींदारी प्रथा थी, वैसे पुलिस में एक अघोषित कारखास की प्रथा है कि एक एक कारखास सिपाही इतना कमाता है जितना कि 2 स्टार वाला दरोगा साल भर में कमाता है, उतना कारखास सिपाही केवल 1 महीने में कमाता है। ये कोई बता देगा थाने में कौन कारखास है, इसका कोई अलग से लिस्ट नहीं होती है, लेकिन इनको केवल एक काम होता है कि ये खाली कहाँ से पैसा आएगा, हर अपराधियों से, बदमाशों से, क्रिमिनल से, उनके बीच में उठना घूमना, उनकी मुखबिरी करना, उनके बारे में मुखबिरी करना और पैसे के स्रोत को पता करना, यही इनका धंधा है। अगर यूपी से खाली कारखास सिपाहियों की लिस्ट बनवा करके पूरब से पश्चिम और पश्चिम से यूपी करा दिया जाए, इतने में 90% भ्रष्टाचार रुक जाएगा। और आज तक ये प्रयास मेरी जानकारी में उस तक साधारण स्तर पर हल्के फुल्के और हुए हों, लेकिन प्रदेश स्तर पर अभियान चला करके श्री राम वरुण जी ने सराहनीय प्रयास किया था। अगर उसकी एक समीक्षा बैठक बंगा ली जाए रहनी चाहिए और ये जिस तरीके से सिलसिला शुरू हुआ है ये रुकना नहीं चाहिए और आगे इसी तरीके की कोशिशें जो है वो होती रहे, यही प्रदेश के लिए बेहतर है। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी भी साझा करने के लिए। और हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ चुके हैं। कल्पना है जम्मू कश्मीर से, बहुत बहुत स्वागत है कल्पना आपका, अपनी बात रख सकती हैं आप। मैं ये कहना चाहती हूँ संग्राम सिंह जी, आपने क्या संग्राम उठाया? आपको याद है कि जब शिक्षा मित्रों की नियुक्ति आपने की थी, आपकी सरकार सपा ने, तो क्या बुरी हालत थी। उन टीचरों को प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट नहीं पता था। कोई एक टीचर तो हेयर डाई करते हुए पकड़ी गई थी। क्लासरूम में कुछ ऐसा पनिशमेंट देते थे बच्चों को कि रूह कांप जाती थी। आधों को तो पढ़ाना नहीं आता था। मैं ये पूछना चाहती हूँ, और यूपी पुलिस इज डूइंग द बेस्ट। आप मुझे बताइए, ये खनन माफिया, ये रेत माफिया और जो ये भू माफिया है, इनके खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है? 1-2 केसेस करप्शन के हैं, चलो मान लिया, लेकिन मुझे बताइए ये कहाँ नहीं हो रहा है? योगी जी ने कहा है पुलिस भर्ती क्या ये परीक्षा होगी, लेकिन करप्शन की जड़ें। कल्पना जी शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। संग्राम सिंह जी आप कुछ कहना चाहते हैं इस पर? का मामला नहीं था, मैंने सदन में केवल 6 महीने पहले उठाया। ये जब से ये दरोगा पोस्ट थे, ये 18 महीने से लगातार ये कार्रवाई इनकी चल रही थी। और अभी भाजपा के साथी कह रहे थे कि जांच कराई गई, जांच नहीं कराई गई। अपने ही जो चोरी कर रहे थे उन्हीं को भेज दिया गया कि किसी तरह से जाकर के बयान लेकर के इसको खत्म करना है। तो जो लोग उसमें संलिप्त थे उनसे जांच कराएंगे तो क्या जांच में मिले? मैं ये कह रहा था कि केवल एक थाना था जिसको ये टेस्ट किया गया है। अभी हमारे जनपद में ही कितने थाने हैं जिन थानों पर ये ऐसी कार्रवाइयां लगातार चलती रही हैं। तो पूरे, मैं ये बात नहीं कहता था जो एक साथी अभी कह रहे थे कि संग्राम सिंह जी की सरकार में। एक हमारे महत्वपूर्ण साथी भारतीय जनता पार्टी के मोती सिंह जी ने कुछ दिन पहले उठाया था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने कि 42 सालों के हमारे राजनीतिक जीवन में थाने और तहसील पर इतना भ्रष्टाचार हमने नहीं देखा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जनता, गरीब आदमी थाने पर जाती है, बिना पैसा दिए कोई काम नहीं हो रहा। और यहाँ तक विडंबना हो जाती है कि दोषी आदमी जब वो जाता है दरखास्त देने तो दोषी पहले से बैठा रहता है और इसी को बंद कर दिया जाता है और दोषी को पैसा लेकर के छोड़ दिया जाता है। सभी थानों पर ये स्थिति है। इसलिए केवल ये कह करके कि इनका ट्रांसफर कर दिया गया है, जो लोग संलिप्त हैं डकैती में, जो कानून डकैतों के लिए
वही कानून इन अधिकारियों के लिए भी लागू होना चाहिए। प्रदीप मिश्रा, ठीक है, संग्राम सिंह जी वापस आते हैं आपके पास। प्रदीप मिश्रा जी जवाब देंगे। प्रदीप मिश्रा जी, क्या गारंटी है कि जिन लोगों को निलंबित किया गया है 3 महीने बाद वापस इसी थाने में आकर फिर से वसूली नहीं शुरू करेंगे? कोई ठोस कार्रवाई क्यों रही, जैसा कि अभी शायद कोई दर्शक पूछ रहे थे? और अगर हम बात करें आगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रदेश है, माफ कीजिएगा, प्रदेश में बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर इस तरीके की अवैध वसूली हो रही है, वहां पर कार्रवाई कब, ये भी जनता जानना चाहती है कि आखिर जनता की गाड़ी कमाई का जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, तो जाहिर है कि जनता को पता होना चाहिए कि किस तरीके से कार्रवाई आपकी सरकार में की जा रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो बलिया की कार्रवाई, जो नरही थाना की कार्रवाई हुई है, अगर ऐसा प्रकरण और अन्य जिलों का कहीं आता है, अगर और अधिकारियों की संलिप्तता रहती है, मैं आपको एक गारंटी और दावे के साथ कहता हूं, माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार किसी को बख्शने वाली नहीं है। आप संग्राम सिंह जी, आप मुद्दा उठाए नरही थाना का, आज नरही थाना का देखिए, वहां सभी सीईओ से लेके एसएचओ से लेके चौकी इंचार्ज से लेके सभी को निलंबित किया गया है। 2 पुलिसकर्मी अरेस्ट हुए हैं। हम लोग किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। जो अधिकारी करप्शन में इन्वॉल्व होगा वो बचेगा नहीं। योगी आदित्यनाथ जी का खुला संदेश है। ये नरही थाने से ये संदेश जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश के सभी अधिकारी अपना इससे सबक लेते हुए सब लोग सुधर जाएं और ईमानदारी से कार्य करने के लिए आगे बढ़ें। सुनील त्रिपाठी जी, क्या लगता है इसी तरीके से ये सिलसिला जारी रहेगा और जिस जीरो टॉलरेंस नीति की बात कही जा रही है वो आगे आने वाले समय में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगी क्या? और सवाल जो अभी सुब्रत पाठक जी, जो कि पूर्व डीजी है, उन्होंने उठाया कि क्या गारंटी है कि ये 3 महीने बाद वापस नहीं आएंगे और फिर वसूली नहीं करेंगे? देखिए, पूर्व डीजी साहब जो मुद्दे उठाए एसी जी, श्री राम अरुण जी की जो डीजी साहब गिना रहे हैं, ये चीज मीडिया में भी आई, हम लोगों ने भी देखा इस बात। श्री राम अरुण जी ने यहाँ तक जांच में लिखा था कि पुलिसकर्मियों के पास गाड़ियां, वाहन है व्यक्तिगत, तो कहां से आए इसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन भ्रष्टाचारियों का रैकेट इतना बड़ा है कि ईमानदार आदमी को ही भ्रष्टाचारी साबित कर दिया जाएगा, और ऐसा कई मामलों में हुआ भी। तो श्री राम अरुण जी की उस रिपोर्ट को दबा दिया गया, और जो डी साहब कह रहे बाखूबी उन्होंने पुलिस विभाग की कमियों गिनाई, इसके लिए मैं धन्यवाद दे रहा हूं। और अपने विधायक जी को मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि जनहित के मुद्दे को उन्होंने कम से कम विधानसभा में भी उठाने का प्रयास किया। मैं निवेदन साथ कहूंगा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से कि जनहित के मुद्दे उठाने वाले, चाहे हमारे विधायक हो, चाहे हमारे मीडिया कर्मी हो, या हमारे जनता हो, उस पर सरकार को तत्काल ध्यान देना चाहिए। और जैसे वैभव कृष्ण जी के बारे में मैं व्यक्तिगत भी जानता हूं, वैभव कृष्ण जी जहां जहां रहे हैं उनकी एक अपनी रिपुटेशन रही है, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनके साथ लखनऊ में भी वो रहे। कई बार मैंने देखा कि ये ऐसे ईमानदार अफसर होते हैं, वो निश्चित रूप से कार्रवाई करते हैं। अभी प्रदीप मिश्रा जी कह रहे थे, मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं कि अयोध्या बड़ा पॉपुलर जगह, हमारा धर्मस्थल है, तीर्थ स्थल है। अयोध्या थाने में राम जन्मभूमि थाना बना है, जरा उसकी जांच करा के देखिए वहां कितनी वसूली हो रही है। एक पत्रकार महिला गई, उसके साथ कितनी मारपीट की। देवेंद्र पांडे शायद कोई एसओ है या एसआई है, जो मुझे खबर सूत्रों से मिली है जी। शाम को लोग शराब पीते हैं और अवैध वसूली करते हैं। मैं निवेदन साथ कहना चाह रहा हूँ कि इसकी भी जांच होनी चाहिए कि अयोध्या थाने में अगर ऐसा हो रहा है तो बड़ा ही कष्टदायी है, जिसने हमको खबर दी सूत्रों ने। आप उसकी बात छोड़ दिए, मैं इटौंजा से गुजर रहा था, बगल में आपके है इटौंजा टोल टैक्स। इसी जी शाम को देखिए जरा कितनी वसूली होती है वहां। ये वसूली तांडव पूरे प्रदेश में हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। थानों के बाहर जो दलाल बैठे रहते हैं, वो दलाल ईमानदार अधिकारियों को भी बेईमान करने के लिए मजबूर कर देते हैं, पैसों की चमक के आगे। इस तरह से मैं निवेदन साफ कहना चाह रहा हूं, जो हमारे आईपीएस अधिकारी हैं, डीआईजी, एजी, डीजी तक, एक बार व्यक्तिगत भेष बदल के आप जाइए, जैसे कभी राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे किया करते थे। आपने भी देखा होगा ऐसी जी कई बार मुख्यमंत्री जी ऐसी जगह पहुंच गए कि लोग जान ही नहीं पाए कि मुख्यमंत्री जी आए हैं यहाँ। तो ये इसके लिए अधिकारियों साथ साथ मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी निवेदन करूंगा कि आप व्यक्तिगत जाके बिना बताए घटनास्थल देखिए जनता के साथ क्या हो रहा है, तो कम से कम आपको लगे कि जनता हमारी सुख में है कि दुख में है। जिस वोटर ने आपको वोट देकर सरकार बनाई है, सुनील जी कम से कम उसको आभास। संग्राम सिंह जी, जी अभी आपने बताया था कि जिस तरीके से शराब का भी, अवैध शराब बिक्री भी हो रही है, इस मामले को भी आप सदन में उठाने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो मैंने आपके चैनल के माध्यम से मैंने संज्ञान में दिया है सरकार के कि मैं विधानसभा में उठाऊंगा, और विधानसभा में विपक्ष जो बात उठाता है उसको संज्ञान में अगर लिया जाए
तो निश्चित रूप से ये प्रशासन के लिए सही होगा और सभी जनपदों में जितने थाने हैं, गरीबों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ थोड़ा मुझे कहीं जाना है, कोई आकस्मिक घटना हुई है, बिल्कुल। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया संग्राम जी हमारे अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। अरुण अवस्थी जी का रुख कर लेते हैं। अरुण अवस्थी जी, देखिए अभी यहाँ पर जो बात निकल कर आ रही है लगातार वो यही कि ये कार्रवाई जरूर अच्छी करी गई है, बहुत सराहनीय कार्य है, लेकिन सवाल ये है कि आगे इस तरीके की कैसे कार्रवाइयाँ होंगी, क्योंकि प्रदेश के अलग अलग जिलों में इस तरीके की कार्रवाइयाँ आने वाले समय में होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से अवैध वसूली का काला खेल चल रहा है, हर जिले में चल रहा है और इस पर एक्शन लेना ज़रूरी है। साथ ही साथ ये जो कहा जाता है कि निलंबन के बाद जो वापसी होती है फिर उसी थाने में और अपने रसूख और जो जिनका भी संरक्षण प्राप्त है उसके जरिए जिस तरीके से ये वापस उन्हीं थानों में जाते हैं, फिर से वही खेल शुरू कर देते हैं, तो इस पर भी विराम लगना जरूरी है। ऐसी एक रैकेट है, हम इसको रैकेट नाम दे रहे हैं, हालांकि एक गलत शब्द है, लेकिन कुछ ऐसे अफसर हैं जो जिले में पोस्टिंग ही केवल अच्छे थानों के लिए कराते हैं और अगर उनका सिस्टम सेट नहीं होता है तो फिर वो उस जिले से दूसरे जिले में अपनी पोस्टिंग करा लेते हैं। केवल नीति बनाने से काम नहीं चलने वाला है, भ्रष्टाचार के खिलाफ नीति बनाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि नीतियां बहुत सारी बन चुकी हैं। अभी एक नीति पे काम हो रहा है, कई बार वो आदेश आया कि हर अधिकारी अपनी संपत्ति की घोषणा करेगा। बिल्कुल सही, बहुत सही। हर अधिकारी अपनी संपत्ति की घोषणा करेगा, लेकिन कितने अधिकारी संपत्ति की घोषणा कर रहे हैं? उन अधिकारियों द्वारा जो घोषणा की जा रही है उनकी जांच भी की जा रही है कि नहीं की जा रही है? सिर्फ नीति बना दो और नीति बनाने के बाद में बड़े बड़े उस पर इश्तेहार देके, विज्ञापन देके अपनी सरकार की उपलब्धियां बता दो, इससे अब काम नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ यदि काम करना है तो जमीनी स्तर पर करना पड़ेगा। जो इस मामले में देखने को मिला, ताकि मुख्यमंत्री जी अगर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो जैसे ही ये मामला उनके संज्ञान में आया उन्होंने बड़ी कार्रवाई, इसके लिए निश्चित रूप से सभी लोग सराहना करेंगे। लेकिन अब सवाल एक और है, बलिया की ही बात है। बलिया में सपा के विधायक हैं तो वहां भाजपा के भी विधायक हैं, भाजपा से एक एमएलसी है जो मंत्री हैं, एक एमएलए है वो भी मंत्री हैं। उन लोगों को ये भ्रष्टाचार क्यों नहीं दिखा? उनके द्वारा ये बात ऊपर तक क्यों नहीं पहुंचाई गई? मुख्यमंत्री जी के स्तर से तो जैसे ही अधिकारियों ने बताया कि वहां पे इस तरीके का कार्यक्रम चल रहा था, इस तरीके का भ्रष्टाचार चल रहा था, इस तरीके से एक संगठित अपराध को अंजाम दिया जा रहा था और इसकी जैसे ही ऊपर रिपोर्ट पहुंची, वहां से सबको जो निलंबित करने वाले थे उनको निलंबित कर दिया गया, कुछ की गिरफ्तारी हो गई, कुछ के आवास सील कर दिए गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसके बाद क्या भ्रष्टाचार रुकने वाला है या इनके खिलाफ जो जांच की जाएगी वो जांच आगे आने वाले समय में सही दिशा में जाएगी और इनको दोबारा किसी दूसरे थाने में, किसी दूसरे जिले में पोस्टिंग नहीं मिलेगी। अगर ऐसा हो जाता है सुनिश्चित किया जाए तो शायद स्थिति बेहतर होगी। बिल्कुल, ये सुनिश्चित किया जाए तो शायद स्थिति बेहतर होगी। प्रदीप जी। जी मैडम, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार में ये आप लिख के ले लीजिए कि हम दोबारा इनको न थाना देने वाले हैं, ठीक है। जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई कठोर से कठोर, ये लोग जेल में भी जाएंगे। सीईओ, एसओ और सबके जो है पुलिस चौकी इंचार्ज, इनकी जो है संपत्ति की भी जांच हो रही है, इनका जेल जाना सुनिश्चित है। आप अभी सराहना ये करिए जो आज की कार्रवाई हुई है और मैं गारंटी लेता हूं आगे सब कार्रवाई जारी रहेगी। आगे ऐसे कार्रवाई जो भी भ्रष्टाचार में पकड़ा जाएगा, जिसकी संलिप्तता होगी, और ये आम जनमानस की जिम्मेदारी है कि मैडम, ये आम जनमानस की जिम्मेदारी है कि ऐसे मुद्दे जो समाज में हैं वो लेके आए, सरकार को बताएं। अगर सभी लोग इसमें संलिप्त रहेंगे तो सरकार को कैसे पता चलेगा? अब जैसे भाई साहब बता रहे हैं कि संग्राम सिंह जी ने ये प्रकरण लाया, संग्राम सिंह जी के संज्ञान में आया, वो ले आए, भाजपा के विधायक के संज्ञान में नहीं आया तो नहीं बताए। तो मुद्दा ये है कि अगर सरकार के संज्ञान में कोई चीज आई, सरकार बड़ी कार्रवाई करते हुए, योगी आदित्यनाथ जी ने कार्रवाई किया है, एडीजी और डीआईजी अपने मन से आधी रात को छापा मारने नहीं गए। विषय ये जो आप चला रही हैं खाकी के डर से खाकी, यहाँ आप विषय चलाना चाहिए था योगी आदित्यनाथ का हंटर चला।
अरे सर ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी को हम क्रेडिट दे रहे हैं, थोड़ा खाकी को भी दे देते हैं, पूरी खाकी को ही क्यों बदनाम करें हम। अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, हम उनको भी तो अप्रिशिएट करेंगे सर, उनको भी हम मेडल ना दे तो कैसे काम चलेगा। मनोबल नहीं गिराना चाहिए। कृष्णकांत जी, क्या कुछ ताजा अपडेट है फिलहाल, क्योंकि एसओ फरार चल रहे हैं। कृष्णकांत जी अनम्यूट कर लीजिएगा जरा। कृष्णकांत जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, लगातार जो कार्रवाई हो रही है इसमें कुछ बताना, पुष्टि करना मुश्किल है, क्योंकि अभी नवागत जो कप्तान आए हैं अभी मीटिंग कर रहे हैं और जो अधिकारी हैं इसमें जांच कर रहे हैं। जो भी कार्रवाई होगी, जो भी स्पष्ट रूप से जो जांच हो रहे हैं इस पे पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई चल रही है, आजमगढ़ डीआईजी और एडीजी द्वारा जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, अगर इस पे अगर जो भी जांच हो जाएंगी इस पे सुनिश्चित करा दिया जाएगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरीके की कार्रवाइयां होती रहेंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज हम बात कर रहे थे जिस तरीके से खाकी का एक्शन देखने को मिला, यानी कि एडीजी और डीआईजी ने जिस तरीके से सादी वर्दी में ट्रक में सवार होकर अवैध वसूली करने वाले पुलिसकर्मियों का बांडाफोड़ किया और उनको निलंबित कर दिया गया है। योगी सरकार ने इस पर एक्शन लिया है। आगे भी इसी तरीके से ये एक्शन होते रहने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये एक जिले में इस तरीके की वारदात निकलकर सामने आई है तो यूपी के 75 जिलों का क्या हाल होगा, वहां पर भी स्थिति को जांचने समझने की जरूरत है। के न्यूज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार।